नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मोहाली से शुरू करते हैं, जहां रॉकेट हमले का केस अब सुलझता नजर आ रहा है। इस संबंध में डीजीपी वीके भावरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि डीजीपी वीके भावरा ने कहा है कि केस का मुख्य आरोपी लखबीर सिंह लांडा है, जो कि गैंगस्टर था और वो साल 2007 में कनाडा चला गया था। ये हरविंदर सिंह रिंदा का गुर्गा है और उन्होंने ये भी कहा कि आईएसआई के सपोर्ट से बब्बर खालसा और रिंदा ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले की जांच में यह भी पता चला है कि निशान सिंह और चढ़त सिंह इनके साथ मिले हुए थे और डीजीपी के मुताबिक बलजीत कौर और कंवर बाथ ने भी इसको अपने पास ठहराया था। निशान सिंह ने आरपीजी ऑरेंज किया और इसके साथ ही 14 और 15 केसेस इस पर दर्ज हैं। बलजिंदर सिंह रैम्बो ने AK-47 अरेंज की और चढ़त सिंह को मुहैया करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि 7 मई को ये लोग मोहाली पहुंचे थे। इन लोगों ने मोहाली में एक वेब हाइट्स में रहने वाले जगदीप सिंह कंग को लॉजिस्टिक मुहैया कराई। चढ़त सिंह और कंग ने रेकी की और अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कवरबाद बलजीत कौर रैम्बो और अनंतदीप सोनू, जगदीप कंग, निशान सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। रॉकेट 2 लोगों ने दागा है और वो दोनों ही अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। फिलहाल पुलिस और डिफेंस इंटेलिजेंस इन आतंकियों को निशाने पर रखे हुए है। और जम्मू कश्मीर में गुरुवार को आतंकियों ने बडगाम में चढ़ूरा में तहसील परिसर में घुसकर एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल भट्ट की मौत के बाद उनका पूरा परिवार शोक में है। उन्होंने उनके पति के हत्यारे को मार गिराने पर भी इंसाफ मांगा है। राहुल की पत्नी मीनाक्षी ने यहाँ पर कहा है कि मैंने राहुल को कहा था कि वो ये नौकरी छोड़ दे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गोली लगने से 10 मिनट पहले ही उनकी राहुल से बात हुई थी। तो वहीं बातचीत के दौरान वहीं मौजूद राहुल के दोस्त ने बताया कि 3 लोग थे जिन्होंने पूछा था कि राहुल कौन है और फिर गोली चला दी। पति की मौत से गमजदा उनकी पत्नी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सरकार को भी हमारी फिक्र नहीं है, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सरकार सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही। दरअसल गुरुवार को 2 बंदूकधारी चंदूरी इलाके में पहुंचे, जहां पर तहसील कार्यालय में दाखिल होकर लिपिक राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। मृतक भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू किए गए विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी और अधिकारियों ने बताया कि भट्ट बडगाम के शेखपुरा स्थित प्रवासी कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि गोली मारे जाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो वहीं करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों से बरामद की गई गाड़ी की जांच करने पर 2 आरसी मिली थी। जांच टीम द्वारा आरसी का वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि ये फर्जी है और इसी के आधार पर 10 मई को मधुबन में एक केस दर्ज कर लिया गया। केस में अंबाला के एक अहमदपुर साह के नितिन शर्मा को नामजद किया गया। साथ ही पुलिस टीम को मामले में महत्वपूर्ण लीड मिली है। जल्दी ही आरोपी नितिन शर्मा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी ने बताया कि आरोपी नितिन शर्मा के खिलाफ यमुनानगर में भी मामला चल रहा है। दूसरा कि उस पर जम्मू में भी एक केस चला है। इस मामले में आरोपी जेल में रहकर आया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर करनाल पुलिस को काफी जानकारियां मिली हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और आरोपी राजवीर, जश्न और आकाशदीप को पुलिस पंजाब ने रिमांड पर लिया है। आपको ये भी बता दें कि उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने पर करनाल पुलिस भी आरोपियों को रिमांड पर और करनाल लेकर आएगी, ताकि मामले के संबंध में और जानकारी जुटाई जा सके। और इस बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, तो वहीं बांदीपोरा में बराड़ एरिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जब फायरिंग शुरू की तो ऑपरेशन मुठभेड़ में तब्दील हो गया। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के संगठित जो आतंकी हैं, हाल ही में घुसपैठ करने वाले 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 11 मई को सालिंदर वन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान से भाग गए थे। उन्हें ट्रैक कर लिया गया और इसके बाद बांदीपोरा के बराड़ में सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया है।
और वो करेंगे बिहार का, जहां पिछले महीने ही अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से हाई इफ्तार पार्टी के बाद प्रदेश का सियासी रंग भी बदला नजर आया। इन दिनों बदला बदला सा दिख रहा है इन पार्टियों का रंग। इफ्तार पार्टी के रंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे डूबे थे कि वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में पैदल ही पहुंच गए। यहां तक कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार पाला बदल सकते हैं और अब कुछ ही दिनों से जातीय जनगणना से लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं जो फिर से एक बार राजनीति उन पर शुरू हो गई है। चिराग पासवान की यहां बात करें तो उन्होंने इसे एक बड़ा संकेत बता दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर चले गए, ये विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2004 में इसी तरीके से सोनिया गांधी मेरे नेता रामविलास पासवान के आवास पर पैदल आई थी। उन्होंने उस वक्त इंडिया शाइनिंग चल रहा था और हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूपीए 1 की उस वक्त सरकार बनी। चिराग ने यह भी कहा कि 2017 से लेकर 2022 तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी इफ्तार पार्टी में गए हों या किसी दाही चूरा में गए हों या फिर किसी भी तरह के कार्यक्रम में पैदल चलकर गए हों। न सिर्फ पैदल चलकर बल्कि नेता प्रतिपक्ष के साथ 1 घंटे तक की मुलाकात, तो यकीनन संकेत बड़े हैं। साथ ही चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने बीसी घोषित कर दिया है। 30 मार्च को डीसीपी ने अमानतुल्लाह खान को बीसी बनाए जाने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया था और अमानतुल्लाह के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, मारपीट करने के तमाम मामले दर्ज हैं। एसएचओ जामिया नगर में उनकी तरफ से 28 मार्च को अमानतुल्लाह खान को बीसी करार दिया गया और आपको बताते चलें कि ये जो प्रस्ताव है वो जारी कर दिया गया है। इसे डीसीपी ने 30 मार्च को स्वीकृति दी थी और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के नगर निकायों के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए थे और इसी दौरान मदनपुर खादर इलाके में भारी विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। विरोधी प्रदर्शन में अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। ऐसे में पुलिस ने बताया कि मदनपुर खादर इलाके में स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किए गए। साथ ही स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि वैध ढांचे भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसके बाद अब पुलिस ने अमानतुल्लाह खान समेत कई अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। और दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। यहां पर यह कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में बुलडोजर एक्शन को लेकर 14 मई को एक बैठक में और इसी बीच फतेहपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, बीती रात करीब 11 बजे बांदा से मोरंग लेकर जा रहे रायबरेली एक ट्रक चालक के साथ लूट की घटना घटी। आपको बता दें कि चालक 7 मील तिराहे के पास चाय पीने के लिए रुका और इस दौरान ट्रक चालक के अनुसार सफेद कलर की अपाचे बाइक से 3 लुटेरे आए और भुक्तभोगी ट्रक चालक ने हुसैनगंज थाना पहुंचकर एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। तहरीर लेकर इस मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। गाड़ी लोड करके यही रात में 10:30 बजे मैंने चाय पीने के लिए 7 मील में गाड़ी खड़ी किया। जैसे ही खड़ी किया तो मैं वहाँ चाय लेके पीने लगा और पीते पीते 4 लड़के आए। मैं हाथ में मोबाइल चला रहा था, उसके बैग में 2000 रुपये भी थे। उन्होंने इतनी स्पीड से मेरे से छीना। पहले तो आके बैठ गई, आगे बैठा, मेरे से कहने लगा चाय पिलाओ। तो मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं चाय नहीं पिला सकता। तो उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा मोबाइल मैं चला रहा था तो मतलब बहुत तेज़ी से खींचने लगा तो मैंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा शायद टूट न जाए, तो हमसे कह रहा है लेके भागेंगे थोड़ी ना भाई, हम इसको चलाएंगे अगर। तो हम कहा चला लो भैया, हम तो चाय पीने दे दो। एकदम बाजू में बैठ के, समझ रहे हो, चलाते चलाते इंस्टाग्राम से मेरे आईडी से अपने को फॉलो किया। इतनी स्पीड में भागा कि मैं पीछे भागा भी। वो वाइट कलर की अपाची थी जिसका नंबर था UP 71 AP 0248। मैंने उसको पकड़ा भी, लेकिन वो गिरा।
और प्रशासन की कड़ी निगरानी के बावजूद अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी और यूपी की कैबिनेट के तमाम मंत्री जिलों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं। इसी क्रम में आगरा में ड्रग माफिया का कारनामा संज्ञान में आया है। एक रिपोर्ट देखिए। तू डाल डाल मैं बात बात, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां अपराधी ना तो अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं और ना ही प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। ताजा मामला सामने आया है आगरा से, जहां अवैध नशीली दवाइयों और सैंपलिंग की दवाइयों का जखीरा आगरा एसटीएफ ने बरामद किया। तो वहीं इस दौरान एक ड्रग माफिया को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ ने दवा माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए की दवाओं का जखीरा बरामद किया। पर यह हाल तो तब है जब हाल ही में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर जिलों में तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। पर मौत के सौदागरों को न शासन प्रशासन का डर है, न ही कार्यवाही का। बहरहाल एसटीएफ ने औषधि विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और ड्रग माफिया को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई और पूछताछ शुरू की। ये घटना नीतिबाग चौकी क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी की है, जहां एक गोदाम पर छापेमारी के दौरान ये खबर सामने आई, जहां से सैंपल की कई लाखों की दवाएं बरामद की गई हैं। गौरतलब है कि दवा माफियाओं ने वासुदेव नाम के युवक के घर में किराए पर एक कमरा ले रखा था और उसी कमरे को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें सैंपल की दवाइयां रखी जाती थी और ये गोदाम सोनू अग्रवाल का बताया जा रहा है। तो वहीं इस गोदाम में कई ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल की दवाइयां भी बरामद की गई हैं। फिलहाल एसटीएफ आगरा के द्वारा सोनू अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कई ड्रग माफिया बेनकाब होंगे। ये जानकारी जुटाई गई और एडीएम साहब के निर्देशन में, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में हम इनके सहयोग के लिए आए हैं। तो यहाँ भारी मात्रा में आप देख ही रहे हैं, ये फिजिशियन सैंपल की दवाई पकड़ी गई है। कौन कौन सी दवा है इसमें? हर तरह की, हर प्रकार की दवा, एंटीबायोटिक, पेन किलर, अच्छा, अच्छे ब्रांडेड कंपनियों की दवा है, अरेस्टेड है। अच्छा, तो ये सारी दवाएं जो है प्रतिबंधित होती हैं। अच्छा, तो फिजिशियन सैंपल केवल डॉक्टर के माध्यम से गरीब पेशेंट को दी जाती है। अच्छा, तो कितना बड़ा जखीरा मिला है? ये लगभग 50 लाख के आसपास का अनुमानित कीमत है, इससे बढ़ भी। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन सतर्क मोड में है और लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और यूपी में ताबड़तोड़ दौरों के बीच मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से निरीक्षण तो किए ही बल्कि सभी स्टाफ्स को उन्होंने नसीहतें भी दी। इस दौरान उन्होंने खेल स्टेडियम की सौगात युवाओं को दी और क्या कुछ खास रहा उप मुख्यमंत्री के इस दौरे में, देखिए इस रिपोर्ट में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत उबाटी पहुंचे, जहां उन्होंने 39,94,000 की लागत से बने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का फीता काटकर उद्घाटन कर क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। इस स्टेडियम की खास बात ये रही कि ये 1.5 एकड़ में बनाया गया है और स्टेडियम इस प्रकार से निर्मित है कि इसका उपयोग लगभग 35,000 की जनसंख्या कर सकती है। साथ ही स्टेडियम के अंदर बना ओपन जिम इसे और भी खास बनाता है। गौरतलब है कि पूर्व में स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। तो उससे प्रदेश भी, जिला भी, सब लोग खुशी से झूम उठते और अनेक सौगातों की बरसात उस खिलाड़ी के ऊपर सरकारों के माध्यम से, तमाम सारे समाज के संगठनों के माध्यम से किया जाता है। मुझे लगता है कि ये स्टेडियम बना देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेडियम का उपयोग किया जाए ये महत्वपूर्ण है। यद्यपि मैं जानता हूं, अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, नहर में पानी है, बड़ी संख्या में बच्चे नहर में
नहा रहे हैं कि तैर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी अलग एक्सरसाइज होती रहती है। मैं भी गांव वाला हूं, इसलिए गांव का होने के नाते 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल हैं। तो वहीं इस दौरान स्टेडियम की 4 दीवारी पर उत्तर प्रदेश सरकार की लाभार्थिक योजनाओं को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत दाहिनी में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी छात्राओं से संवाद कर शिक्षा के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही ये भी पूछा गया कि मेन्यू के अनुसार जो भोजन बनाया जाता है या नहीं। 6 लोग कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 आज क्या बना है? तहरी। तो हमको खिलाओगी? अभी हम लगातार ये रोज इसको पहनती हूँ। आज मुझे लग रहा है नया नया पहना दिया गया। आज नहीं आई है, कल आई है। और पहले रखी पुरानी तो अच्छा, पुरानी तो 6 रसोईया हो यहाँ पे। हाँ? अच्छा, तो आज तहरी, आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार को तहरी और बृहस्पतिवार को क्या खिलाओगी? खाना। तो उसके बाद भोजन की गुणावृत्ति जांच भी की गई, जो कि ठीक पाई गई। विद्यालय का परिसर भी साफ सुथरा दिखाई दिया। हालांकि इन सबके बीच रसोइयों से भी संवाद कर समय से मानदेय मिलने का सवाल भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने अपना मानदेय 1500 रुपए बढ़ाने का अनुरोध किया। इस दौरान कोई डरना मत, ठीक है? सरकार गरीबों के साथ रहती है। अभी हम लोग आपका मानदेय बढ़ के मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? 1500 रुपये। 1500 मिल रहा है, अभी और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? अब ये दिन में हो चुका है सर। जो बताओ, मजूरी तो मजूरा ही है। हम लोग गरीब आदमी है, 1500 तक का है रहा। कब तो है। उप मुख्यमंत्री तीसरे कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राशन की दुकानों का स्थानीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय राशन डीलर और जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित मिले, जिन्हें मानक के अनुसार पूरी मात्रा में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मंडी परिसर में गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण करने रवाना हुए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा गेहूं क्रय केंद्र मंडी समिति शिरोहाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, साथ में और भी कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही किसानों और स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, जो सरकारी योजनाओं से क्रियान्वयन से संतुष्ट पाए गए। जो खामियां मिली हैं उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो लापरवाही करेगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य यही है, सरकार की मंशा यही है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उस योजना का लाभ जिनके लिए तय किया गया है, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उनको लाभ मिले। तो वहीं इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पंचायत भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत चितावली विकास खंड आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सुचेता कृपालिनी पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव और पंचायत सहायक उपस्थित मिले। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने निकले। ग्राम पंचायत वासुदेवी मई आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यत्री, सहायक आंगनबाड़ी कार्यत्री समेत विकास खंड परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर पहले आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। फिर आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की संख्या पूछी गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ शिशुओं को अन्य प्रश्न भी किया गया। दिन भर के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार की योजनाओं के तहत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। अवैध कब्जे का मामला नहीं है। हमारे ग्राम प्रधान कहाँ है? हाँ, ये दोनों तुरंत है यहाँ पे। साहब हमें तो 7 महीने आएंगे, बहुत परेशान है हम लोग। देखो इनका 2021 का मामला समाधान करो, तो जो दोषियों कार्रवाई करो। एसएसपी साहब है, मैंने उनको बताया वो करेंगे। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को समस्याओं से दुरुस्त कर उपभोक्ताओं और सहूलियत प्रदान करने के आदेश दिए गए। वहीं सर्वाधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में टीम बनाकर फोर्स के साथ प्रवर्तन की कार्रवाई सहित
जनता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर एक एक करके समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।